नमस्कार मित्रों, आज हम सी पेप्टाइड के विषय में कुछ समझेंगे। यह सी पेप्टाइड क्या है? सी पेप्टाइड वास्तव में कनेक्टिंग पेप्टाइड का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम सी पेप्टाइड के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो सबसे पहले अपनी प्रो फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, जो कि लार्जर एमिनो एसिड चेन होती है। इस लार्जर एमिनो एसिड चेन के प्रोसेसिंग से स्मॉलर एमिनो एसिड चेन्स बनती हैं और फिर फाइनल प्रोटीन हार्मोन जैसे कि इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन बनाने के लिए बॉडी सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन की प्रोसेसिंग से प्रो इंसुलिन और फिर प्रो इंसुलिन की प्रोसेसिंग से इंसुलिन, इस तरह से प्रो और इंसुलिन इसका निर्माण होता है। जब हम प्रो इंसुलिन को प्रोसेस करते हैं तो ये प्रो इंसुलिन वास्तव में एक स्ट्रेट चेन के रूप में ना होके एक फोल्डेड मॉलिक्यूल है, जिसको हम एक अपनी उंगली के इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें ये चेन फोल्डेड होती हुई और अंत में दोनों एंड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। वास्तव में ये ओवरलैपिंग एंड्स यही इंसुलिन मॉलिक्यूल बनाते हैं और दोनों एंड्स से जब ये ब्रेक होता है तो रिमेनिंग पार्ट जो कि इन दोनों इंसुलिन चेन्स को कनेक्ट करता है उसे हम सी या कनेक्टिंग पेप्टाइड या सी पेप्टाइड कहते हैं। तो इस प्रकार सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन का ही एक पार्ट है, जो सी पेप्टाइड और इंसुलिन के रूप में जब प्रो इंसुलिन ब्रेक होती है तो उससे उत्पन्न होता है। अब हम ये समझते हैं कि ये सी पेप्टाइड की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। वास्तव में सी पेप्टाइड हमें यह बताता है कि हमारी बॉडी की इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी, हमारे बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं वो कितनी इंसुलिन बना रहे हैं, ये है एंडोजिनस, बॉडी की अपनी बनने वाली इंसुलिन वह कितनी सिक्रीट हो रही है। सो सी पेप्टाइड इज ए मार्कर ऑफ एंडोजिनस बीटा सेल फंक्शन। अब आप यह तो समझ ही चुके हैं कि जब इंसुलिन का निर्माण होता है तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन और सी पेप्टाइड बनते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जितनी इंसुलिन का मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है उतने ही सी पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स का भी निर्माण हो रहा है। तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड यह आपस में इक्विमोलर कंसेंट्रेशन में रिलीज होते हैं कि अगर हम इंसुलिन के 100 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं तो उस समय सी पेप्टाइड के भी 100 मॉलिक्यूल ही रिलीज हो रहे होंगे। इस प्रकार से अगर हमें बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन कितना हो रहा है यह नापना है, यह मेज़र करना है, तो हम सी पेप्टाइड को मेज़र कर लें तो यह हमें इंसुलिन के विषय में बता देगा। अब प्रश्न यह उठता है कि हम जब इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी जाननी है तो हम इंसुलिन को ही मेज़र क्यों नहीं करते, हम सी पेप्टाइड को मेज़र करने क्यों जा रहे हैं? वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसुलिन एक बार सिक्रीट होके जब ब्लड में आ जाती है तो ब्लड में उसका सर्कुलेटरी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, केवल 4 मिनट्स। ब्लड में इस शॉर्ट हाफ लाइफ के कारण से इंसुलिन के लेवल्स बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं। रिलीज़ होने के बाद लेवल्स काफ़ी बढ़ जाएंगे और यदि कुछ समय रिलीज़ ना हो या रिलीज़ कम हो तब इसके लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे। इसके विपरीत सी पेप्टाइड की हाफ लाइफ 30 मिनट्स होती है, मतलब इंसुलिन की लगभग 7 गुनी ज़्यादा। इस 7 गुनी ज़्यादा हाफ लाइफ के कारण से सी पेप्टाइड के लेवल्स काफ़ी कांस्टेंट बने रहते हैं। लेवल्स इंसुलिन के अपेक्षा हायर भी रहते हैं और वो लंबे समय तक कांस्टेंट बने रहते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होते हैं। इसके अतिरिक्त जब इंसुलिन सिक्रीट होती है पैंक्रियाटिक बीटा सेल से तो वह पहुंचती है पोर्टल सर्कुलेशन में और पोर्टल सर्कुलेशन उसको लिवर में ले जाता है। तो जितनी भी इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होती है वह लिवर से पास होती हुई सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। इसको हेपेटिक फर्स्ट पास कहते हैं, मतलब एंडोजिनस इंसुलिन लिवर से पहली बार पास होती हुई तब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है और 50 to 60% इंसुलिन इस हेपेटिक फर्स्ट पास में मेटाबोलाइज हो जाती है। तो यदि 100 यूनिट इंसुलिन सिक्रीट हुई है
तो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के बाद केवल 50 या 40 यूनिट्स ही हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो इस प्रकार इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद सर्कुलेशन में कम होती है और इसका जो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म, जो पेरिफेरल क्लियरेंस है, ये भी बड़ा वेरिएबल होता है। तो जो इंसुलिन बनती है वो पहुंचती भी कम है, उसका क्लियरेंस भी वेरिएबल होता है। इसके ऑपोजिट सी पेप्टाइड, उसका हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लगभग नेग्लिजिबल होता है। मतलब जितनी सी पेप्टाइड रिलीज होकर पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंची है, लगभग वो अनमेटाबोलाइज्ड ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। साथ ही जो इसका पेरिफेरल क्लियरेंस है वो भी काफ़ी स्टेबल होता है। इसके कारण नंबर 1 लॉन्ग हाफ लाइफ, नंबर 2 नेग्लिजिबल हेपेटिक क्लियरेंस, नंबर 3 स्टेबल पेरिफेरल क्लियरेंस। इनके कारण से सी पेप्टाइड के लेवल्स में फ्लक्चुएशन इंसुलिन के लेवल की भांति ना होके वह स्टेबल बना रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हमारा पेशेंट इंसुलिन, एक्सोजेनस इंसुलिन थेरेपी पे है, वो बाहर से इंसुलिन सप्लीमेंटेशन ले रहा है, उसमें हम यह कैसे जानेंगे कि बॉडी का एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रेटिंग रिस्पॉन्स कैसा है। अब ये जो एक्सोजेनस इंसुलिन है और जो एंडोजेनस इंसुलिन, आज हम जो प्योर ह्यूमन इंसुलिन यूज़ करते हैं, जो कि नेचुरल इंसुलिन के बिल्कुल एक समान है। जब हम एक्सोजेनस इंसुलिन और एंडोजेनस इंसुलिन सेम होने के कारण इंसुलिन एसेज में वह ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये जो इंसुलिन कंसंट्रेशन ब्लड में है ये एक्सोजेनस इंसुलिन की है या एंडोजेनस इंसुलिन की। इसके अलावा इंसुलिन एसेज प्रो इंसुलिन ऐसे और प्रो इंसुलिन लेवल से भी क्रॉस रिएक्ट करते हैं। तो बॉडी में प्रो इंसुलिन लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन उस प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल को भी जज कर लेगी। इसका मतलब जो इंसुलिन लेवल बॉडी में मेज़र कर रहे हैं वो एंडोजेनस इंसुलिन का भी हो सकता है, एक्सोजेनस इंसुलिन का भी हो सकता है और कुछ पार्ट प्रो इंसुलिन के रूप में इम्प्योरिटी का भी हो सकता है। यह प्रॉब्लम सी पेप्टाइड के साथ नहीं है। वह एक्सोजेनस इंसुलिन को तो आइडेंटिफाई नहीं करता, एंडोजेनस इंसुलिन के इक्विमोलर कंसंट्रेशन में रिलीज होने के कारण से उसका कंसंट्रेशन बराबर होता है और प्रो इंसुलिन से इसके एसेज क्रॉस रिएक्ट नहीं करते। तो इस प्रकार इन सब कारणों से, हाफ लाइफ के कारण, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म न होने के कारण, पेरिफेरल क्लियरेंस स्टेबल होने के कारण और प्रो इंसुलिन और एक्सोजेनस इंसुलिन से क्रॉस रिएक्ट न करने के कारण ही सी पेप्टाइड एसे को इंसुलिन एसे से ज़्यादा सुपीरियर समझा गया है। अब इसके बाद समझते हैं कि इस सी पेप्टाइड को मेज़र किस प्रकार से करना है। इसके लिए हमको समझना होगा कि इंसुलिन बॉडी में किस प्रकार सिक्रीट होती है। हम जानते हैं कि स्मॉल पल्सेस में पूरे 24 आवर्स इंसुलिन स्मॉल पल्सेस में सिक्रीट होती रहती है। इसे हम इंसुलिन का बेसल सिक्रीशन कहते हैं और यह बेसल सिक्रीशन हमारी बॉडी में लगातार जो एंटी इंसुलिन हार्मोन्स हैं, जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के काम आता है। तो इस प्रकार स्मॉल अमाउंट में इंसुलिन 24 आवर्स सिक्रीट होती रहती है जो काउंटर रेगुलेटरी कैटाबॉलिक हार्मोन्स की एक्टिविटी को सप्रेस रहती है। इसके अलावा जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो सडन ग्लूकोज स्पर्ट आता है उसको सप्रेस करने के लिए हमें मील रिलेटेड बेसल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की ज़रूरत होती है या मील रिलेटेड बोलस इंसुलिन की सिक्रीशन की ज़रूरत होती है जो मील के बाद मिलने वाले ग्लूकोज को एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल में ला सके, या तो उस ग्लूकोज को मसल्स के द्वारा यूटिलाइज करवाए या उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर करे या उसको फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर करें। तो इस प्रकार जो स्मॉल बेसल इंसुलिन थ्रू आउट द डे होता है वो हमारा एंटी कैटाबॉलिक रोल रखता है, जबकि जो मील रिलेटेड और स्पर्ट्स होते हैं बोलस इंसुलिन के वो हमारे एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जब सी पेप्टाइड इंसुलिन की तरह ही सिक्रीट होता है तो ये सी पेप्टाइड हमारा इंसुलिन के जैसे ही बेसल सिक्रीशन और मील रिलेटेड बोलस सिक्रीशन के रूप में सामने आएगा। तो इसलिए अगर हमको सी पेप्टाइड मेज़र करना है इसको भी हम दो रूप में मेज़र करते हैं।
फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल जो हमें एंटीकार्डियोलिक इफेक्ट के लिए आवश्यक है इंसुलिन के, और स्टिमुलेटेड सी पेप्टाइड लेवल अर्थात किसी तरह से सी पेप्टाइड को स्टिमुलेट करके इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाकर। अब आप सोचिए, हमारे शरीर इंसुलिन कब सिक्रीट करता है? जब हम भोजन करते हैं। भोजन में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंसुलिन सिक्रीट कराती हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, एंड नंबर 2 इंसुलिन सिक्रीटोगॉग, नेचुरल इंसुलिन सिक्रीटोगॉग है प्रोटीन। तो ग्लूकोज और प्रोटीन या एमिनो एसिड्स ये हमारे बेसल इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स में भी स्पेशली आर्जिनिन, या हमारी मिक्स्ड मील जिसमें सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स सभी हैं वह, या एक आर्टिफिशियल भी कहा जा सकता है और नेचुरल इंसुलिन सिक्रीटोगॉग भी ग्लूकोगॉन, यह हमारे इंसुलिन सिक्रीशन और सी पेप्टाइड इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। अब ग्लूकोगॉन किस प्रकार से इंसुलिन को बढ़ाता है? वास्तव में यहाँ पे इस तथ्य को याद रखने की आवश्यकता है कि इंसुलिन और ग्लूकोगॉन अल्फा, बीटा और अल्फा सेल से सिक्रीट हो रहे हैं। यहाँ इंसुलिन तो ग्लूकोगॉन के सिक्रीशन को घटाती है, परंतु ग्लूकोगॉन इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो अगर ग्लूकोगॉन सिक्रीट हो रहा है तो ये ग्लूकोगॉन इंसुलिन को और बढ़ा देगा। तो अगर हम यही ग्लूकोगॉन बाहर से एडमिनिस्टर कर दें तो यह हमारे इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करके सी पेप्टाइड को ज़्यादा सिक्रीट कराएगा। तो इस ग्लूकोगॉन को या मिक्स्ड मील, एमिनो एसिड्स जैसे आर्जिनिन या आईवी ग्लूकोज को हम सी पेप्टाइड स्टिमुलेशन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो अब तक हमने जाना कि सी पेप्टाइड की आवश्यकता इंसुलिन सिक्रीशन के मेजरमेंट के लिए होती है क्योंकि वह इंसुलिन से ज़्यादा स्टेबल है, और इसका असेसमेंट हम फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल या स्टिमुलेटेड वे में करते हैं। अब समझते हैं कि सी पेप्टाइड का क्लिनिकल यूटिलिटी कहाँ कहाँ है। वास्तव में जहाँ जहाँ भी हमें इंसुलिन सिक्रीशन की स्थिति जानने की ज़रूरत हो, हम सी पेप्टाइड एस्टिमेशन करते हैं। सर्वप्रथम हाइपरग्लाइसेमिक सिचुएशन, जहाँ ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा है, स्पेशली यंगर इंडिविजुअल्स में, कि यह इंसुलिन सिक्रीशन, यह ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है, यह पेशेंट में इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी है या नहीं, मतलब इंसुलिन सफिशिएंट है या इंसुलिन डेफिशिएंट। जो इंसुलिन सफिशिएंट पर्सन्स होंगे उसमें इंसुलिन लेवल सिक्रीट हो रहा है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से काम नहीं कर रहा, तो वहाँ हमें सेंसिटाइजर्स की आवश्यकता होगी। जबकि जो इंसुलिन डेफिशिएंट पर्सन्स होंगे वहाँ इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी ही नहीं है, इसलिए हमें उसमें एक्सोजिनस इंसुलिन देनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है सी पेप्टाइड का वह है हाइपरग्लाइसेमिक सिचुएशंस में यह एसेस करने के लिए कि एंडोजिनस इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी कितनी है। इसके अलावा कुछ हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशंस में भी हमें सी पेप्टाइड को एसेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इनमें प्रमुख है हाइपोग्लाइसीमिया, जहां हमें यह देखना हो कि नेचुरल इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा तो नहीं हो गया, जैसे इंसुलिनोमा, पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं और ये एक्सेजरेटेड इंसुलिन, एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंसुलिन को सिक्रीट करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करते जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करते हैं। तो ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया अगर इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा है, इसका अर्थ यह हुआ कि उस पेशेंट को इंसुलिनोमा हो सकता है, और ये इंसुलिनोमा का जो एक्सेजरेटेड इंसुलिन सिक्रीशन है यह हाइपोग्लाइसीमिया उत्पन्न कर रहा है। इसके लिए हम सी पेप्टाइड असेसमेंट करा सकते हैं। कभी कभी ये प्रैक्टिकली यूटिलाइज नहीं करते हम, केवल लेबोरेटरी सेटिंग में या क्लिनिकल रिसर्च की सेटिंग में हम यह जानना चाहते हैं कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। वहाँ पर नॉर्मोग्लाइसेमिक इंडिविजुअल्स में भी हम सी पेप्टाइड एस्टिमेशन करते हैं कि वह ग्लूकोज लेवल्स तो नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन सिक्रीशन कितना है। यदि व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है तो उसमें जितना इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ओवरवेट है, अगर हाइपो एक्टिव है, अगर किसी भी प्रकार से उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस सिक्रीट उत्पन्न हो रहा है तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से बॉडी को इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस लीडिंग टू हाइपर इंसुलिनीमिया। तो अगर हमारे सी पेप्टाइड एस्टिमेशन में
सी पेप्टाइड वैल्यू ज़्यादा आती है, मतलब इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा होना पड़ रहा है, यह इंडिकेट करेगा कि उस व्यक्ति में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है या नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने जाना कि सी पेप्टाइड एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशन का एक पैरामीटर है जिसको हम फास्टिंग और स्टिमुलेटेड वे में टेस्ट कर सकते हैं, जो हमें बेसल या स्टिमुलेटेड इंसुलिन सिक्रीशन के विषय में बताता है। इसका प्रमुख यूज़ यंग डायबिटिक्स में यह देखने के लिए कि वह उसमें इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी है या नहीं, उसमें होता है। इसके अतिरिक्त हाइपोग्लाइसीमिया में इंसुलिनोमा को रूल आउट करने के लिए, या यूग्लाइसेमिक कंडीशंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस को असेस करने के लिए भी किया जा सकता है। थैंक यू।